हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ एसडी वैन एड्रेसेस द ट्रेडिशनल वैन लिमिटेशंस। एसडी वैन किस तरीके से एड्रेस कर रहा है जो ट्रेडिशनल वैन में लिमिटेशंस हैं। हमने कल कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। एक ट्रेडिशनल वैन, एक लेगेसी वैन के अंदर कि किस तरीके से डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, सारी ब्रांचेस को डेटा सेंटर में आना पड़ रहा था अपनी पॉलिसी से मीट करने के लिए, राइट। एंड थर्ड थिंग हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से हम क्लाउड पे भी उतने एफिशिएंट वे से नहीं जा पा रहे थे, उतने करेक्ट वे में नहीं जा पा रहे थे जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए क्लाउड तक जाने की, कि डायरेक्ट इंटरनेट से होते हुए जाएं। बट क्लाउड पे जाने के लिए भी हमें अपने डेटा सेंटर में जाना पड़ रहा था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने कल डिस्कस करी थी, उतनी डीपली नहीं करी थी। आज हम डीपली इनएफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल वैन को डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिशनल वैन के अंदर, क्या इनएफिशिएंसीज हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए एसडी वैन आया। एसडी वैन के एसडीवन टर्म के आगे हम एसडीवन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको सॉल्यूशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही मार्केट में आया था, ठीक है। तो वो किस तरीके से सॉल्व कर रहा है ये भी हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट बोर्ड की तरफ। सो दिस इज आवर फर्स्ट बोर्ड। मैं से कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो इनएफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल वैन, क्या प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिशनल वैन में, वो हम डिस्कस करते हैं डीपली। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ साइड में लिखी है। ये मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताने में, ठीक है। ये मैंने अपने याद के लिए लिखी है। तो जो फर्स्ट इशू है वो है एप्लीकेशन एक्सेस एंड परफॉर्मेंस। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं एक एंटरप्राइजेस में जो यूज़ हो रही होती हैं, जैसे ऑफिस 365 है, एसएपी है, एंड और भी ईआरपी, कुछ ईआरपी डिप्लॉयमेंट है या वेब होस्टिंग, हमने डिस्कस किया था कि ये सिस्को.com एक हमने एंटरप्राइज बनाया था इसको। एंड ये मुंबई की हमारी ब्रांच थी, राइट। हमने कल डिस्कस किया था ये मुंबई में हमारा डेटा सेंटर था, और ये भी हमारी मुंबई में एक कॉरपोरेट ऑफिस था। कल ही हमने डिस्कस किया था, राइट। एंड ये हमारी कुछ ब्रांचेस थी जो दिल्ली में एक हमने दिल्ली में ओपन करी थी, एक हैदराबाद में, और एक आई थिंक चेन्नई में हमने ओपन किया था, ठीक है। अब ये ब्रांचेस को अगर इन एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, ठीक है, पहली प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि है ये एप्लीकेशन एक्सेस एंड परफॉर्मेंस। अगर एप्लीकेशन को एक्सेस करने की अप्रोच ही गलत होगी तो परफॉर्मेंस में इशू तो आएगा ही आएगा। मान लो कि ये हमारी सैप एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। जब कोई भी एप्लीकेशन का एक लिमिट सेट होती है, एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती हैं, कि अगर इस एप्लीकेशन को, मान लो जिसने भी इसको डेवलप किया उसने कहा कि अगर 30 एम एस पे अगर आप इसको यूज़ करोगे, यानी अगर आपके नेटवर्क का इन एंड आउट इन एंड आउट फ्लो जो है वो 30 मिली सेकेंड का है, लेटेंसी 30 मिली सेकेंड की है, तो ये एप्लीकेशन बहुत आराम से काम करेगी। अगर ये 30 मिली सेकेंड से ऊपर जाती है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी? मे बी ये लैग होना शुरू हो जाए, और मे बी आप लॉग आउट ही हो जाओ इस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये इस डेवलपर ने इसकी लिमिटेशन सेट कर रखी है इस एप्लीकेशन की, कि इसको रन करना है तो 30 मिली सेकेंड का इन एंड आउट होना चाहिए आपके पैकेट का, राइट। बट अब हमारी अप्रोच कैसी है? अगर हमें दिल्ली से इस इस हमें इसको अगर एक्सेस करना है, तो हम यहाँ से MPLS से होते हुए राउटर पे आते हैं, यहाँ अपनी पॉलिसी से मीट करते हैं, या हम चेक करते हैं कि यूज़र, मान लो ये यूज़र ए है दिल्ली में, ठीक है, क्या इस यूज़र ए को SAP वाली एप्लीकेशन को एक्सेस करने का परमिशन है या नहीं है। अगर परमिशन है तो ये इसको सीधा यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे मीट होती हैं, कहाँ पे? हमारे फायरवॉल के अंदर, जो कि है डेटा सेंटर के अंदर। इसलिए इन फायरवॉल से मीट करने के लिए यहाँ पे आना होता है, राइट। बट ये तो चलो हमारी डेटा सेंटर के अंदर हमारा डेटा सेंटर के अंदर ही हमारी एप्लीकेशन है, तो डेटा सेंटर में तो आना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस सिचुएशन में हम डेटा सेंटर के अंदर आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी इन यूज़र्स की कंप्लेंट होती है मैनेजर से या नेटवर्क इंजीनियर से, कि जी हम जो डेटा सेंटर के अंदर, चलो क्लाउड में तो बहुत लंबी कनेक्टिविटी हो ही गई है, बट जो डेटा सेंटर के अंदर जो डिप्लॉयड एप्लीकेशंस हैं, हम तो उनको भी ठीक से एक्सेस नहीं कर पाते कई बारी। तो ये तो फिर
प्रॉब्लम वाली बात है। अगर डेटा सेंटर में ही हम चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहे तो उससे बाहर जाने में तो और हमें डिले होगा। तो ऐसा हुआ क्यों? अब जो सर्विस प्रोवाइडर था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर्विस प्रोवाइडर ने क्या बोला था। सर्विस प्रोवाइडर ने हमें एसएलए दिया था, जिससे हमने एमपीएलएस सर्किट खरीदा था, ठीक है। तो उसने हमें एक एसएलए दिया था, कितने का? 20 ms का, कि अगर आपको कोई भी पैकेट इन एंड आउट करना है तो उसका इन एंड आउट मतलब यहाँ से आना और यहाँ से जाना, ये हो गया इन, ये हो गया आउट, राइट। इन एंड आउट का उसने 20 मिली सेकेंड में हमें टाइम दिया था कि 20 मिली सेकेंड के अंदर आपका पैकेट इन एंड आउट हो जाएगा, राइट। और उसने कहा था कि ये मैं आपको एसएलए भी दे सकता हूँ, मेरा इतना सॉलिड एमपीएलएस सर्किट है, ठीक है। कोई बात नहीं, बड़ा बहुत बढ़िया, हमने ये खरीदा भी था, मैनेजर ने और नेटवर्क इंजीनियर ने सर्विस प्रोवाइडर से इसको परचेज किया था, ठीक है। बट एक्चुअल में कुछ कुछ टाइम में इनको इश्यूज आ रहे हैं, यानी ब्रांचेस को इशू आ रहा है। कभी कभी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पाते, बफर होती हैं, या कई बारी बिल्कुल शट ही हो जाती हैं, लॉग आउट हो जाता है, सेशन टाइम आउट हो जाता है बार बार। तो ये महीने में एक दो बारी ऐसा होता ही होता है। तब उस दौरान एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो नेटवर्क इंजीनियर ने उसका पता लगाया। तो नेटवर्क इंजीनियर ने तो पहले अपना लैन नेटवर्क चेक किया पूरा कि वहाँ तो कोई इशू नहीं है, बट वहाँ तो सब ओके मिला, सारी कनेक्टिविटी ओके थी, उसने चेक कर लिया। तो उसने अब डीपली चेक किया उन कुछ दिनों में कि जिन दिनों में इशू आता है, ठीक है, उन दिनों में क्या होता है कि जो एमपीएलएस सर्किट है जिसका एसएलए 20 मिली सेकेंड का है, उस टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर 20 मिली सेकेंड का एसएलए दे ही नहीं रहा है। मान लो उस दौरान 50 ms चला जाता है, यानी इसका जो इन एंड आउट पैकेट जाने का जो लेटेंसी है वो 50 ms चली जाती है। इसलिए क्या होता है, ये एप्लीकेशंस बफर होती हैं या सेशन लॉग आउट हो जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि इनका जो थ्रेशोल्ड है वो 30 ms का है। 30 ms से अगर ऊपर जाएगा तो ये एप्लीकेशंस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ही करेंगी। तो नेटवर्क इंजीनियर ने इस प्रॉब्लम का पता लगाया, बट इस प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए नेटवर्क इंजीनियर को उस साइट पे मे भी जाना हो सके, जाना पड़ा दिल्ली में, ठीक है, या 24/7 उसकी मॉनिटरिंग करी वहाँ पे एक्सेस लेके, या एनएमएस के थ्रू करी, जिस भी सॉफ्टवेयर के थ्रू करी। अब उसको एक ब्रांच में इतना टाइम लग गया इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए, राइट। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर के पास गए कि हमारे तो कई बार आपका आप एसएलए, हम जो एसएलए आपने सेट किया 20 ms का वो तो मीट ही नहीं होता कई बारी। तो उसने कहा जी कभी कभी कंजेशन हो जाता है हमारे नेटवर्क में भी, कुछ रूट्स कट जाते हैं मे बी, एंड तो सारा नेटवर्क एक पर्टिकुलर रूट्स पे शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से कंजेशन आ जाता है, तो आप मुझसे उस टाइम के पैसे ले लीजिए। बट उन्होंने कहा कि मैनेजर ने बोला कि जितने पैसे तुम दोगे उससे कहीं ज़्यादा तो मेरा नुकसान है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, इस सिचुएशन में यहाँ पे जो राउटर है, यहाँ पे जो राउटिंग कर रखी है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, मे बी यहाँ पे ये राउटर लगा हुआ है, मे बी OSPF चल रहा हो, BGP चल रहा हो, या EIGRP चल रहा हो, जो भी आपको राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे कोई लिंक डाउन नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे सिर्फ हुआ क्या, मान लो ब्रांच ये थी जिसमें इंटरनेट का भी एक्सेस था, या मान लो इंटरनेट का एक्सेस इसके पास भी है, ठीक है, इसके पास भी दो ट्रांसपोर्ट है। अब हुआ क्या है कि जब MPLS पे इशू आया, 50 ms पे जब ये पहुंचा, ठीक है, उस दौरान लिंक डाउन नहीं हुआ। हमारा रूट शिफ्ट कब होते हैं, हमारे रूट तब शिफ्ट होगा जब इसके पास ये वाला ट्रांसपोर्ट अनअवेलेबल हो जाएगा, यानी जब ये MPLS का रूट कट जाएगा तब ये सारे रूट्स इस पे शिफ्ट होंगे, या सारा ट्रैफिक इस लिंक पे शिफ्ट होगा जो कि इंटरनेट है, राइट। बट इस सिचुएशन में रूट नहीं कटा है, बट क्या हुआ है, MS बढ़े हैं, लेटेंसी बढ़ी है, कंजेशन बढ़ा इस नेटवर्क में। तो ये रूट सारे, ट्रैफिक सारे इसी पे रहे, इसी लिंक पे रहे, इसलिए इन सबको इशू आया, राइट। यूजर्स को इशू आया इन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैनेजर को बताई नेटवर्क इंजीनियर ने, बट उसने कहा कि हम कर तो सकते हैं सोल्यूशन, बट मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मे बी स्क्रिप्टिंग करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और एक दो साइट पे तो ठीक है, लेकिन अगर 100+ साइट्स हैं तो बहुत मुश्किल है। तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी लेटेंसी की, कि कोई हमारे पास एक कोई सैटेलाइट हो ऊपर से जो इन सारे लिंक्स को मॉनिटर कर रही हो, सारे वैन्स को मॉनिटर कर रही हो, ठीक है। जब भी कोई इशू आए
तो वो उसको एड्रेस करे या हमें बताए या ऑटोमेटिकली सब चीज़ें स्विच करे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लेगेसी नेटवर्क है, लेगेसी मैन है, उसमें ऐसा कोई सोल्यूशन है नहीं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी ऐसा कुछ अभी प्रोविजन नहीं है कि किसी में ज़्यादा एमएस चला जाए तो नेटवर्क दूसरे ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो जाए, अभी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। जिस तरीके से अ, हम गूगल मैप्स पढ़ते हैं, गूगल मैप्स में भी क्या होता है, गूगल मैप्स में हम जब चेक करते हैं कोई रूट जाने का, तो मे बी वो हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स दिखाता है एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। और वो साथ में ये भी मॉनिटर कर रहा होता है अपनी सैटेलाइट के थ्रू कि किस किस पाथ के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, और कौन सा पाथ स्मूथ है, राइट। और वो हमें उस अकॉर्डिंग ही बताता है। वो हमें बताता है कि ये है तो 20 किलोमीटर, ठीक है, और ये मे बी है 10 किलोमीटर। बट इस 10 किलोमीटर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो कि आपको 45 मिनट्स रीच करने में लगाएगा। बट ये है तो 20 किलोमीटर, बट ये एकदम स्मूथ रूट है, ये आपको सिर्फ 30 मिनट्स में पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप 20 किलोमीटर ही प्रेफर करोगे। बट ये हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो ऊपर से इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। तो हमारे पास भी कोई ऐसा टूल होना चाहिए ना कि जो इन वैन के लेटेंसीज को, लॉसेस को एंड जिटर को मॉनिटर करे, मॉनिटर करके हमें बताए, ठीक है। एंड तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका सोल्यूशन SD-WAN हम पढ़ेंगे किस तरीके से SD-WAN इसका सोल्यूशन करता है, राइट। तो सबसे पहला हमने कवर कर लिया एप्लीकेशन एक्सेस एंड परफॉर्मेंस। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको समझाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने कल भी डिस्कस करी थी यहाँ पे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। अब अगर इन ब्रांचेस को ब्राउजिंग करनी है, तो इस सिचुएशन में भी हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। अगर ब्राउजिंग करनी है, मान लो अभी इसकी इस ब्रांच की पहली प्रेफरेंस जो है वो है MPLS, राइट। अब अगर इसको ब्राउजिंग करनी है तो इसका पहले पैकेट जाएगा MPLS से होता हुआ डेटा सेंटर। यहाँ ये पॉलिसी मैच करेगा कि मे बी ये यूज़र बी था, ठीक है, कि यूज़र बी को ब्राउजिंग जो भी google.com में जाना है या कहीं पे भी जाना है, क्या उसको एक्सेस है जाने का, परमिशन है जाने की। अगर परमिशन है तो इसको वो यहाँ से बाहर करके इंटरनेट पे भेज देगा, ठीक है। अब इस अप्रोच से होता क्या है, इस अप्रोच से क्या है, नंबर ऑफ हॉप्स बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ हॉप्स बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो भी कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कंटेंट हम डिमांड कर रहे हैं इंटरनेट से, उसमें इन एंड आउट में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पैकेट के, और जिससे क्या होगा, वो मज़ा नहीं मिलेगा जो एक फास्ट नेटवर्क में होता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें भी लॉसेस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि नेक्स्ट हॉप बढ़ेगा तो जितने ज़्यादा हॉप्स होंगे उतना लेट पैकेट पहुंचेगा, उतना लेट पैकेट डिलीवर होगा, राइट, और रिसीव भी उतना ही लेट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अप्रोच होनी क्या चाहिए, और हाँ, ऐसा भी नहीं है, ये आप चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं है कि अगर ये MPLS रूट नहीं चल रहा है तो अगर जब MPLS रूट कट जाएगा तो ये इंटरनेट से होता हुआ सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं। अगर मे बी ये सेकंड ट्रांसपोर्ट इंटरनेट तो है, बट ये इंटरनेट डायरेक्ट इंटरनेट नहीं है। अगर ये MPLS रूट कट भी जाता है और किसी को यहाँ पे google.com पे जाना है, तो वो सबसे पहले इंटरनेट से होता हुआ डेटा सेंटर ही पहुँचेगा, क्योंकि सारी पॉलिसीज़ डेटा सेंटर के फायरवॉल में है। अगर ये चेक करेगा कि यूज़र बी को इंटरनेट एक्सेस देना है या नहीं, ये चेक करेगा अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो आपने बनाई हुई हैं अपने फायरवॉल में। अगर पॉलिसी मैच होती है कि हाँ इसको एक्सेस है, तभी ये इंटरनेट पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये अप्रोच, ये डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट हॉप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। SD-WAN सोल्यूशन इसका भी, SD-WAN जो है इसका भी एक सोल्यूशन लेके आया हुआ है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालता है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। तो अब हम इसको इसको क्लीन कर देते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझने के लिए, राइट। तो जो हमारा थर्ड इशू है वो है क्लाउड एक्सेस का। ये भी हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। अब मान लो कि एप्लीकेशंस कुछ तो हमने अपने डेटा सेंटर के अंदर ही डिप्लॉय कर रखी हैं, मान लो SAP हो गया या गूगल हो गया, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो हम अपने क्लाउड पे भी कुछ डिप्लॉय करते हैं। ERPS हो सकता है या Office 365 हो सकता है, मे बी ERPS है, ठीक है, जो कि
एंटरप्राइजेस में चलता है या ऑफिस 365 है, ठीक है। मान लो ये हमने अपने यहाँ पे AWS के अंदर डिप्लॉय कर रखा है, राइट। अब इशू क्या है, अब इस अप्रोच में भी क्या हो रहा है, अगर किसी भी ब्रांच को, मान लो ब्रांच 2 के यूज़र B को ERPS या ऑफिस 365 को एक्सेस करना है, इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, ये इंटरनेट से जा रहा है, इंटरनेट से होता हुआ डायरेक्ट इंटरनेट से AWS में नहीं पहुंच रहा, ये पहले फिर फायरवॉल के पास जा रहा है, फायरवॉल से पूछ रहा है जी हाँ मुझे परमिशन है AWS पे जाने की या नहीं है, क्लाउड को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है। फायरवॉल ने बोला जी परमिशन नहीं है, तो ये यहाँ पे पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी यूज़र, यहाँ पे यूज़र C है, ठीक है। अगर यूज़र C ने रिक्वेस्ट करी है MPLS के थ्रू में भी, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे जाना है AWS पे अपने ऑफिस 365 को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे पहले चेक होगा पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में कि क्या यूज़र C को परमिशन है AWS पे जाने की या नहीं है, ठीक है। और अगर है तो ये इसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा AWS पे, और ये इसको इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएगा। ये अप्रोच भी बिल्कुल उतनी एफिशिएंट नहीं है, इसमें भी नेक्स्ट हॉप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गूगल क्लाउड अप्रोच होनी कैसे चाहिए थी, अप्रोच होनी चाहिए थी कि अगर ब्रांच 3 को मान लो अगर एक्सेस करना है ऑफिस 365 को, तो ये डायरेक्ट इंटरनेट ट्रांसपोर्ट पे जाता और डायरेक्ट इंटरनेट से होता हुआ सीधा क्लाउड पे, डेटा सेंटर में इतना मूव करने की फिर पैकेट इंस्पेक्ट की ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है। बट उनके अपने पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ भी तो मीट करानी है। अब आप कहोगे कि एक काम करते हैं फायरवॉल यहीं डिप्लॉय कर लेते हैं, बट फायरवॉल यहाँ डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो 3 ब्रांचेस हैं, मे बी 100+ ब्रांचेस होंगी। अब इन सब पे फायरवॉल को डिप्लॉय करना एक बजट से बाहर वाला काम है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें मनी भी मैटर करती है एक बिजनेस के लिए, ठीक है, कि वो करना चाहती भी है या नहीं। हम कई बार हम टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत अच्छे सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, बट बजट भी मैटर करता है कि एक्चुअल में कंपनी का बजट क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम HLD लिखते हैं, राइट। हाई लेवल डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो हम ये सब चीज़ें ध्यान में रख के बनाते हैं कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है हमारे पास बेस्ट से बेस्ट है, बट क्या कंपनी का बजट है उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने का, ठीक है। तो उनके बजट के अकॉर्डिंग ही हमें सारा HLD लिखना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे फायरवॉल्स तो हर साइड पे लगा सकते हैं, बट ये बजट से बाहर हो जाएगा। बजट से बाहर और कैसे हो जाएगा, क्योंकि फायरवॉल को मेंटेन भी करना है, फिर नेटवर्क इंजीनियर्स को भी हायर करना पड़ेगा साइट के लिए, ठीक है। क्योंकि एक नेटवर्क इंजीनियर तो सबको करनी, सारी फायरवॉल्स को मैनेज कर नहीं पाएगा, क्योंकि सारा वर्क मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अप्रोच ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्लाउड का एक्सेस जो है वो डायरेक्ट नहीं है, ये भी डेटा सेंटर पे पहले जा रहा है और फिर अपने AWS पे जा रहा है, जिससे कि क्या है नेक्स्ट जो हॉप्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो जितने एफिशिएंट वे में एक्सेस आना चाहिए चीज़ों का, जितनी एफिशिएंट वे में चीज़ें चलनी चाहिए उतने एफिशिएंट वे में चलती नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं इसको क्लीन करके, राइट। तो जो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है वो है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की अ, ये चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए तो कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस दे क्यों नहीं रही, क्योंकि अगर ब्रांच इंटरनेट एक्सेस यहाँ से, अगर यहाँ से जा सकता है कोई बाहर, तो यहाँ से अंदर कोई आ भी सकता है, राइट। और जितने ज़्यादा गेट्स ओपन होंगे किसी एंटरप्राइज नेटवर्क के, उतने ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप कितने उसको कितना सिक्योर कर लोगे, मे बी कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रह ही जाएंगी, राइट। तो वो एक थ्रेट हो सकता है पूरे नेटवर्क के लिए, पूरे कंपनी के लिए, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी भी एक रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न हम देखते हैं। सो जो नेक्स्ट इशू है वो है डिप्लॉयमेंट चैलेंज का। डिप्लॉयमेंट चैलेंज तो सारे नेटवर्क इंजीनियर्स को पता ही रहता ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैनुअल हो रही हैं, राइट। यानी हम सारे बॉक्सेस को अपने पास ला के CLI या GUI जो भी अप्रोच रहती है उसके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। मान लो राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, एक एक राउटर को हम खोल के डिफरेंट डिफरेंट कौन सबकी सारे मॉडल्स डिफरेंट हो सकते हैं, सबकी CLI में कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन या कमांड की डिफरेंस रहती है, सिंटेक्स की डिफरेंस रहती है। तो इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मान लो नेटवर्क इंजीनियर ने यहाँ पे अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में एक राउटर को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, मैनुअल CLI के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर किया। अब हुआ क्या, जब ये इसको कॉन्फ़िगरेशन करके जब हमने ब्रांच में भेजा, मान लो
चेन्नई ब्रांच में भेज दिया इस राउटर को, ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशंस करके। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब यहाँ पे इस राउटर को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, यहाँ पे ऐड किया गया यहाँ पे, बट इसका एक्सेस उस टाइम पे आया नहीं। जब इस पे इंटरनेट एक्सेस दिया, वैन इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, बट इस राउटर का एक्सेस आया नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब वहाँ पे आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या कोई टेक्निकल है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। मान लो कोई टेक्निकल नहीं है तो वहाँ पे एक्सेस मिलना, मान लो आप वहाँ पे कॉल करके कह रहे हो या वीडियो कॉल के थ्रू कह रहे हो कि आपको वहाँ से कंसोल एक्सेस चाहिए, कंसोल मिल सकता है ताकि आप कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर सको कि कोई कॉन्फ़िगरेशंस मिस तो नहीं हो गई हैं, राइट। तो ये डिप्लॉयमेंट चैनल मेरे साथ तो बहुत होता है। कई बारी मैं राउटर या कोई स्विच कॉन्फ़िगर करता हूँ, फील्ड में भेज देते हैं, बट एक्सेस नहीं आ पाता। मे बी कई बारी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मान लो कई बारी एसएसएच की जनरेट करना भूल गए, या टेलनेट इनेबल करना भूल गए, या आईपी एड्रेसेस में सबनेट में कुछ इशू आ गया, ठीक है, ये गेटवे डिफ़ॉल्ट रूट डालना भूल गए। तो है तो ह्यूमंस ही। कई बार हम स्क्रिप्टिंग चला रहे होते हैं, हमने पूरी स्क्रिप्ट बनाई होती है चीज़ों की, बट डिफरेंट डिफरेंट राउटर के मॉडल होने की वजह से, उनके सिंटेक्स में डिफरेंट आने की वजह से वो स्क्रिप्ट कई बार बीच में एरर आ जाता है, बट हमें पता नहीं चलता है, राइट। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या वो बहुत माइनर सा होता है तो दिखता नहीं है। हमें लगता है कि चीज़ें सारी सेव हो चुकी हैं, बट वो हुई नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक ये चैलेंज है, डिप्लॉयमेंट चैलेंज, ठीक है। हो सकता है इस अप्रोच से कई दिन लग जाएं वहाँ पे ब्रांच को अप होने में, ठीक है। मान लो 20 डेज़ लग जाएं, पहले चेन्नई राउटर गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आया, उसने वैन कनेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद उसको एक्सेस ही नहीं मिला, चीज़ें चल ही नहीं रही। उसके बाद वहाँ किसी टेक्निकल को बुलाया गया, या वहाँ पे कोई टेक्निकल अवेलेबल था तो उससे कंसोल एक्सेस लिया नेटवर्क इंजीनियर ने, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं डिप्लॉय करने के, राइट। तो कुछ ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि भैया हमने यहाँ पे बॉक्स लगाया, इंटरनेट एक्सेस आया, और ये जो राउटर है खुद से सब कॉन्फ़िगरेशन कर ले, खुद से कॉन्फ़िगर हो जाए, ठीक है। हाँ, हमें कुछ इसको बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से SD-WAN इसको सॉल्व करता है, राइट। तो बहुत मज़ा आएगा आगे जब सॉल्यूशन हम इसका पढ़ेंगे, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है डिप्लॉयमेंट चैलेंज की, राइट। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एनालिटिक्स की, ठीक है। एनालिटिक्स साथ में मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी ऐड कर देते हैं। एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं इसको। कि अभी मान लो कि अगर हमें इन सबको मॉनिटर करना है, जैसे मैंने कहा कि कई बारी लेटेंसी ज़्यादा थी, कंजेशन था नेटवर्क में, सर्विस प्रोवाइडर उस तरीके से सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था जिस तरीके से जो SLA उसने सेट किया था, ठीक है। मान लो उस पर वो मीट नहीं करवा पा रहा था। तो ये तो हो गया कि ये तो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क हो गया, ठीक है। बट ज़रूरी थोड़ा ना कि सर्विस प्रोवाइडर से ही हमने MPLS लिया हो, MPLS अपना भी हो सकता है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जब हमारा MPLS है, हमारा सर्किट है, हमारा ही नेटवर्क है, तो हम NMS इंस्टॉल करते हैं, राइट। NMS के अंदर हम सारे डिवाइसेस को ऐड करते हैं एंड उसको मॉनिटर करते हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अभी तो मान लो कि ये 3 वैन दिख रहे हैं, 3 वैन भी नहीं है। अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैन है, ठीक है। इस छोटे से ही नेटवर्क में 10 वैन्स हैं, यानी अगर हमें इसको भी NMS में ऐड करना है तो हमें 10 वैन्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट। एंड इसमें इनकी लेटेंसी क्या है, ये सब चीज़ें भी इतनी एफिशिएंट वे में कहीं NMS में ये चीज़ें प्रोविज़न नहीं होती हैं, राइट। तो अगर बहुत महंगा या NMS है तो ही ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर पाओगे, या बहुत हैवी डिवाइस में आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तभी आप इन सबको। अभी तो ये है, अगर मान लो 100+ साइट्स हों तो आपके कितने वैन नेटवर्क्स बन जाएंगे, राइट। तो इन सबको मॉनिटर करने के लिए हम टीम भी हायर करते हैं, राइट, जो कि पूरे नोड्स को मॉनिटर कर रहा होता है, एंड कुछ डाउन हुआ कुछ अप हुआ सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। तो इसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी जो उसको मॉनिटर करेंगे, राइट। क्योंकि कोई एक नेटवर्क इंजीनियर तो इस सारे नोड्स को मॉनिटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो एनालिटिक्स का हो गया, मॉनिटरिंग का हो गया, सेकंड है मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर इन सबको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो अगर हमने मान लो कि कुछ हमें नई पॉलिसी डालनी है, हमने कुछ नए रूट्स डालने हैं, ठीक है। अब हमें वो सारे सारे ब्रांचेस में डालने हैं। अब मान लो 100+ ब्रांचेस है, मान लो 200 ब्रांचेस हैं,
राइट। अब 200 बॉक्सेस पे एक एक करके मैनुअल जाके सारी कॉन्फ़िगरेशन पुश करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही मैनुअल एंड हार्ड वर्क वाला काम है, ठीक है। और ये अप्रोच आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आपकी 100+ ब्रांचेस हैं, उनमें आपको एक कॉमन चेंज करना है, मान लो कुछ आईपी एड्रेसेस में कुछ चेंज करना है या लैन लैन के परस्पेक्ट से कुछ चेंज करना है, तो मान लो आपको 200 बॉक्सेस यानी 200 राउटर्स को पहले CLI या जो भी आपने मैनेजमेंट टेलनेट सब करना पड़ेगा, और उसको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मे बी एक्सेस चला जाए कहीं कहीं राउटर्स का, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम है तो ह्यूमंस, एरर तो होंगे ही हमसे, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना अप्रोच है, ठीक है, और बहुत ही हेडेक वाला अप्रोच है मैनेजमेंट का, कि हमें इन सबको एक एक करके खोलना पड़ेगा, इन सबको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, और हो सकता है कॉन्फ़िगर ठीक से ना भी हो, ठीक है। तो एनालिटिक्स और मैनेजमेंट, ये बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज है एक ट्रेडिशनल वैन के अंदर, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे एक SD-WAN इसको सॉल्व कर रहा है, राइट। अगर हम अपने ट्रेडिशनल वैन के आर्किटेक्ट को देखें तो वो कैसा दिखता है, वो एकदम सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। कैसे? मान लो कि अगर ये रिमोट साइट्स को, यानी एक समराइज अगर हम चीज़ों को करें तो हो क्या रहा है, अगर रिमोट साइट्स को इन किसी भी एप्लीकेशंस का एक्सेस करना है तो सबसे पहले आएंगी जी अपने डेटा सेंटर के पास, यहाँ पे पॉलिसीज चेक करेंगी, उसके बाद जाएंगी अपनी एप्लीकेशंस के पास, राइट। तो हो क्या रहा है कि ये जो हमारा डेटा सेंटर है, DC जो है हमारा, ये एक हब का काम कर रहा है, राइट, एक सेंट्रलाइज हब का काम कर रहा है, ठीक है। यानी जितनी भी साइट्स हैं पहले अपने सेंट्रलाइज हब पे यानी डेटा सेंटर पे आएंगी, उसके बाद अपनी एप्लीकेशंस के पास जाएंगी। तो ये अप्रोच है एकदम सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी की, जो कि अपने आप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे करेगी, अब मान लो अगर आपको सेंट्रलाइज हब बनाना है तो पहले आपको हब डिज़ाइन करना पड़ेगा, हब में आपको स्पेस चाहिए, ठीक है, एंड डिवाइसेस लगाओगे आप यहाँ पे, एंड उसके बाद कूलिंग हो गया, रेंट हो गया यहाँ का स्पेस का, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बैकअप्स हो गया, ठीक है। अब किसी को हायर भी करोगे वहाँ मैनेजमेंट के लिए, चीज़ों को देख रेख के लिए, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टिविटीज़ होगी, डिफरेंट डिफरेंट MPLS हो गया, या जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर डेटा सेंटर को रिमोट साइट्स के साथ अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, तो जब सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर ने लीज लाइन दी थी, क्योंकि इनको आपस में रूट एक्सचेंज करने थे, जो कि बहुत महंगा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही हैं, कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रही हैं, बजट को बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है किसकी, सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी की, ठीक है, जो कि ये हब बन रहा है, सेंट्रलाइज हमारा हब बन रहा है, राइट। एंड सेकंड हायर लेटेंसी, ये तो हमने डिटेल में पढ़ा ही है किस तरीके से नेक्स्ट हॉप बढ़ने की वजह से सारी एप्लीकेशंस की जो लेटेंसी है वो बढ़ जाती है रिमोट साइट्स तक आने तक, राइट। एंड थर्ड था अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब अगर मान लो ये डेट अभी सब हो क्या रहा है, सबके पास जो नेक्स्ट हॉप है, सारी साइट्स के पास जो नेक्स्ट हॉप है, जो नेक्स्ट होप है वो क्या है, वो है डेटा सेंटर का, यानी डेटा सेंटर पे जो राउटर लगा है वो नेक्स्ट होप है इन सारी साइट्स का। अगर इनको किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो ये डायरेक्ट नहीं जाएंगी, ये पहले अपने नेक्स्ट होप पे जाएंगी यानी डेटा सेंटर पे जाएंगी, और फिर डेटा सेंटर इनको यहाँ रीडायरेक्ट करेगा, राइट। बट अगर हो क्या कि अगर ये डेटा सेंटर अनअवेलेबल हो जाए, ये डेटा सेंटर ही अनरीचेबल हो जाए, कैसे, मान लो या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया, या सारी डिवाइसेस बंद हो गई यहाँ पे, या जितनी भी वैन कनेक्टिविटीज थी वो सारी डिस्कनेक्ट होगी किसी भी रीजन से, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, ये अनरीचेबल हो गया, यानी इन साइट्स का नेक्स्ट होप ही अनरीचेबल हो गया, तो ये तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएंगी कभी भी, यानी ये सारी साइट्स ठप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक डेटा सेंटर के ठप होने से आपका सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी थी, और जो सेंट्रलाइज हमारा सेंटर था, जो हमारा हब था, वही अनअवेलेबल हो गया, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी होना एक चैलेंज है इसका भी, हमेशा इसको अवेलेबल होना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ अगर एक्टिविटी भी करनी है तो उसके लिए भी बहुत सारी इश्यूज आते हैं ऐसी सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी में, राइट, ठीक है। थर्ड है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कि जो एकदम नेटवर्क कंजेशन बढ़ जाता है, यानी नेटवर्क उतना एफिशिएंट वे में काम नहीं करेगा, उतना स्मूथली काम नहीं करेगा जितना करना चाहिए, सब चीज़ें बहुत बफर करेंगी, या बहुत ज़्यादा नेक्स्ट हो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इशू क्रिएट करेंगी, या मान लो आपने अपना नेटवर्क बिछाया हुआ, अपना MPLS लिया हुआ है, तो उसमें भी जो आपका पैकेट्स हैं वो बहुत डिले तक पहुंचेगा, क्योंकि आपको पहले हब पे लाना पड़ रहा है, और मान लो हब और रिमोट साइट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपके नेटवर्क को स्लो कर देंगी, राइट। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होना अच्छा है, ठीक है, सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी होना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी है किसके अंदर, ट्रेडिशनल वैन के अंदर, ठीक है।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, राइट। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट बोर्ड है हमारा ये, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ SD-WAN सॉल्विंग द नेटवर्क इनएफिशिएंसीज, यानी जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है ट्रेडिशनल वैन के अंदर, किस तरीके से SD-WAN इसको सॉल्व कर रहा है, राइट। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एप्लीकेशन एक्सेस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी वो हम डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। हो क्या रहा था, एप्लीकेशंस जो ये हैं इनका थ्रेशोल्ड कितना था, इनका थ्रेशोल्ड था 30 ms का, यानी 30 ms के अंदर ही इन एप्लीकेशंस ये अच्छे से काम करेंगी। अगर 30 ms का आपका इन एंड आउट पैकेट का फ्लो होगा तो ये बहुत अच्छे से काम करेंगी, स्मूथली काम करेगी। जहाँ आप 30 ms थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा आपका इन एंड आउट, ठीक है, वहाँ पे ये अटकने लगेंगी या हैंग करेंगी या सेशन टाइम आउट हो जाएगा बार बार, ठीक है। बट हो क्या रहा था, महीने में 1-2 दिन ऐसा होता था जहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जो उसने 20 ms का SLA दिया था वो 20 ms मीट नहीं कर रहा था, वो उस टाइम पे 50 ms हो जा रहा था, राइट। अब 50 ms होने पे ये इन एप्लीकेशंस को इशू आ रहा था, ये एप्लीकेशंस लॉग आउट हो रही थी, मे बी ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो ये जो सारे हमारे यूज़र्स थे ये बार बार हमें कंप्लेंट कर रहे थे, मैनेजर को कंप्लेंट कर रहे थे कि हम तो एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, कई कई बार इस वजह से काम अच्छे से हो नहीं पा रहा है, राइट। तो नेटवर्क इंजीनियर ने बहुत मेहनत से एक ब्रांच पे जाके मॉनिटर किया था क्या, कि महीने में 1-2 दिन ऐसा होता है जहाँ जहाँ पे MPLS का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 50 ms पे दे रहा होता है SLA, ठीक है, जिससे कि ये एक नुकसान है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि राउटर जो है, राउटर के अंदर में भी OSPF चल रहा है, तो OSPF को तो पता नहीं है कि जी ये आज 20 ms है तो 50 ms है, उसको इतना पता है कि लिंक अप है और मुझे इस पर डेटा भेजना है क्योंकि मेरी नेक्स्ट होप जो है वो यही है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये दूसरे पे शिफ्ट हुआ नहीं, ठीक है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम्स आई। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई ऐसा डिवाइस हो, कोई ऐसा गूगल की तरह आई हो जो हमें बता सके कि किस लिंक पे कितना ट्रैफिक है और हमें किस लिंक से जाना है और किस लिंक पे नहीं जाना। कुछ ऐसा प्रोविज़न हो जो कि जैसे ही MPLS पे जिटर या लेटेंसी बढ़े तो ये इसको ये सेकंड रूट पे शिफ्ट कर दे, क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है? तो हाँ, SD-WAN के अंदर है ऐप अवेयर राउटिंग, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ऐप अवेयर राउटिंग काम कैसे करती है। मान लो एक स्मार्ट डिवाइस है, ये एक ही डिवाइस है जो जिसका नाम स्मार्ट दिया है, ठीक है, स्मार्ट डिवाइस है। ये कर क्या रहा है, ये मान लो आपका DC का राउटर है, ठीक है, DC पे जो ये वाला राउटर लगा हुआ है ये राउटर मान लो, और ये मान लो आपका ब्रांच का राउटर है यहाँ पे, ठीक है, ब्रांच 1 का राउटर है। ये जो लिंक है ये है इंटरनेट का लिंक, ये हो गया आपका MPLS का लिंक, राइट। ये MPLS का हो गया और ये आपका इंटरनेट का हो गया, राइट। अब ये कर क्या रहा है, ये मॉनिटरिंग कर रहा है। क्या मॉनिटर कर रहा है, ये इस लिंक को मॉनिटर कर रहा है, MPLS वाले लिंक को मॉनिटर कर रहा है। इसके अंदर क्या मॉनिटरिंग कर रहा है, जिटर, जिटर या लेटेंसी, दोनों चीज़ें वैसे मॉनिटर कर रहा है, राइट। अब इसने क्या इसके अंदर मॉनिटर किया, अब ये हर 30 मिनट्स के अंदर मॉनिटर कर रहा है, राइट। हर 30 मिनट्स के अंदर एवरेज क्या है, 30 मिनट्स की एवरेज को मॉनिटर कर रहा है ये स्मार्ट डिवाइस, कि हर 30 मिनट, मान लो पहले 30 मिनट में आया कि ये जो है 15 ms इसका एवरेज आई, ठीक है। वो हम बाद में डिटेल में करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि कैसे ये करता है मॉनिटर, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन काम कैसे कर रहा है। अभी इसने पहली एवरेज 30 मिनट्स की निकाली, 15 ms, ठीक है। सेकंड इसने 30 मिनट्स की एवरेज निकाली 18 ms, ठीक है। एंड थर्ड इसने निकाली मान लीजिए 19 ms एंड सो ऑन, राइट। तो एक महीना तो ये एकदम परफेक्ट था, 20 ms SLA दिया था सर्विस प्रोवाइडर ने, 20 ms के अंदर ही ये हमें एवरेजिंग दे रहा था, राइट। अब ये इस लिंक को भी मॉनिटर कर रहा है, इंटरनेट को भी। मान लो इंटरनेट का जो पहला निकल के आया वो निकल के आया है 40 ms, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे तो MS ज़्यादा ही होता है, ठीक है। सेकंड निकल के आया 30 ms एंड सो ऑन, ऐसे 30-40 इसका रहा। अब मान लो वो जो दिन था जो हमने कहा था कि MPLS पे कुछ ऐसे डेज आते हैं जहाँ पे कंजेशन बड़ा होता है, राइट। मान लो वो डे आया 31st डे था, ठीक है। अब इसके अंदर आज जो चल रहा है MS वो चल रहा है 55 ms, जो कि होता था कभी 50-55। अब क्या हुआ, इनको प्रॉब्लम्स आने लगी इन यूज़र्स को। फिर क्या हुआ, एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही है या एप्लीकेशन से बार बार लॉग आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे जो इंटरनेट का था, मान लो इंटरनेट का जो था वो इससे काफ़ी अच्छा था। मान लो उस टाइम पे 25 ms चल रहा था, ठीक है। अब आपने प्रोविज़न इसमें दे रखा है कि अगर 1 आवर तक
1 आवर की एवरेज अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन अपने स्मार्ट डिवाइस के अंदर सेट कर रखा है कि अगर एस ए पी ये वाला जो हमारी एप्लीकेशन है कि जी एस ए पी जो एप्लीकेशन है जी इसका जो थ्रेशोल्ड है वो 30 ms है। अगर कभी और अभी हमारा जो प्राइमरी लिंक है वो ये है, ठीक है, कौन सा MPLS। अगर कभी प्राइमरी लिंक का 1 आवर का यानी 60 मिनट्स का एवरेज 30 से अबव जाता है, ठीक है, 30 से जैसे भी 32 भी होता है अगर, तो ये इस लिंक पे शिफ्ट कर दे इसका एवरेजिंग देख के, राइट। यानी अगर MPLS का लिंक 30 ms से ऊपर, अगर 60 मिनट्स के लिए 30 ms से ऊपर चला जाता है, तो ये इंटरनेट का एवरेजिंग को देखकर, अगर इंटरनेट की एवरेजिंग उससे कम है, ठीक है, अगर मान लो इस टाइम पे क्या जा रहा था 55 जा रहा था, राइट, और इसका कितना जा रहा था 25, यानी इंटरनेट का MS जो है वो इस टाइम पे कम है, ठीक है। तो ये स्मार्ट डिवाइस क्या करे, इसका जो डेटा है यानी जो सारा ट्रैफिक जो अभी MPLS से होता हुआ जा रहा है, इस रूट से होता हुआ डेटा सेंटर जा रहा है, वो ये रूट चूज ना करके किससे चला जाए, वो इंटरनेट से होता हुआ डेटा सेंटर पहुंच जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब वो दिन आ गया जिसपे 55 ms MPLS का लिंक चला गया, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो हमारा स्मार्ट डिवाइस था, स्मार्ट डिवाइस ने क्या किया, अब इंटरनेट की एवरेज चेक करी, इंटरनेट की एवरेज कितनी है 25 ms, ठीक है। अब 25 ms 30 ms से कम है, यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड कितना सेट किया था एस ए पी के लिए हमने सेट किया था कि 30 ms हमें चाहिए ही चाहिए। अभी यहाँ पे 25 ms है यानी 30 से कम है। अब इस सिचुएशन में क्या क्या हुआ, मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। इस सिचुएशन में जो आपका MPLS का लिंक था वो अब MPLS ना होके अब ये इसके थ्रू चला गया, यानी इस पाथ को उसने शिफ्ट कर दिया। जितना भी ट्रैफिक था ये इस पोर्ट को डाउन नहीं किया, ये पोर्ट अभी भी अप है, MPLS अप है, बट जो नेक्स्ट होप है, नेक्स्ट होप चेंज कर दिया उसने। जो नेक्स्ट होप जो इंटरनेट का था, इसने उस ट्रैफिक को इंटरनेट का नेक्स्ट होप पे सारे ट्रैफिक को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब जितना भी ट्रैफिक जाने लगा ये इस होप पे जाने लगा, राइट। और अब इनको जो यूजर्स को जो इश्यूज आ रहे थे वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए उसी टाइम ही। इसने अब आप एवरेजिंग सेट कर सकते हो कि आपको 30 मिनट्स एवरेज चेक करके शिफ्ट करना है, या आप चाहते हो कि मान लो 30 मिनट्स तो कम हो गया, मान लो आप चाहते हो कि 1 आवर तक मोनिटर करे, अगर 1 आवर तक भी रिजॉल्व नहीं होता है, MS 30 से नीचे नहीं जाता है MPLS का, तो वो 30 मिनट्स या 60 मिनट्स के बाद उसको शिफ्ट कर देगी इस पे इंटरनेट पे, राइट। बट इंटरनेट पे भी ऐसे शिफ्ट ना कर दे, मान लो इंटरनेट पे भी 56 चल रहा हो MS, तो ये तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, या 40 ही चल रहा हो तो कुछ शिफ्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो उस टाइम पे इंटरनेट का लिंक भी 30 ms से कम हो, यानी उस पर जो जिटर और लॉसेज है वो 30 ms से कम हो, राइट, तभी शिफ्ट करे। तो ये स्मार्ट डिवाइस खुद से ये सारी चीज़ें करें, बस आपने इसको ये सब चीज़ें बता दी हैं, थ्रेशोल्ड इतना होना चाहिए और एवरेजिंग इतनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करेगा और अपने आप से खुद से सारा लिंक शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसका इसलिए इसका नाम स्मार्ट है, राइट। तो इस तरीके से एप्लीकेशन एक्सेस एंड परफॉर्मेंस को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐप अवेयर राउटिंग आई मार्केट के अंदर, और SD-WAN इस ऐप अवेयर राउटिंग को सपोर्ट करता है, राइट। ये इस ऐप को डीपली चेक करता है, इसके चेक करेगा कि इसका जो ट्रैफिक है SAP का ट्रैफिक, आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप को डिफरेंट डिफरेंट होप्स पे भी भेज सकते हो। मान लो आपका इसका आपने SAP की ट्रैफिक को इंटरनेट से भेजना है, और आपने मान लो गूगल के ट्रैफिक को इससे भेजना है, या ऑफिस 365 को इंटरनेट से भेजना है, आप ये भी इसमें कर सकते हो। ऐप अवेयर राउटिंग इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इन्होंने SD-WAN ने निकाला है इस चीज़ के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस के लिए। तो ये था हमारा पहला अप्रोच इसको सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ओके ओके, जो नेक्स्ट हमारा इशू था वो था DIA, यानी डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, डायरेक्ट क्लाउड एक्सेस होना चाहिए, और सिक्योरिटी भी हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हम इंटरनेट एक्सेस डायरेक्ट दे क्यों नहीं रहे थे, ताकि अगर यहाँ से अगर इंटरनेट ब्रांच से इंटरनेट से अगर कोई बाहर जा रहा है तो यहाँ से कोई अंदर आ भी सकता है, राइट। इसलिए हम डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए, क्लाउड एक्सेस भी चाहिए, कि हम यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेट से होते हुए क्लाउड चले जाएं, यानी हमें डेटा सेंटर होके जाना ना पड़े, ठीक है। और हमारी सिक्योरिटी भी ब्रेक ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अ, इसमें हमने पढ़ी थी कि ये सारी इश्यूज थे, राइट। तो अब देखते हैं कि कैसे ये, एक सेकंड में इसको ठीक कर लूँ।
तो अब देखते हैं कैसे इसने SD-WAN ने इसको सॉल्व किया। अब मान लो कि अब इशू था क्या, क्योंकि हम डेटा सेंटर में बुला क्यों रहे थे चीज़ों को, क्योंकि सारी जो सेंट्रलाइज पॉलिसीज़ हैं, यानी हमारी जितनी भी सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं वो सारी कहाँ पे हैं, वो सारी है हमारी फायरवॉल पे। फायरवॉल लगा हुआ है कहाँ पे, डेटा सेंटर में। इसलिए हमने डेटा सेंटर पे सारी चीज़ों सारे अपने ट्रैफिक को बुलाया, राइट। अब हमने कहा था कि हम हर हर ब्रांच पे फायरवॉल डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये बजट से बाहर हो जाएगा, राइट। सारी ब्रांचेस पे मान लो 200 एंड 500 ब्रांचेस हैं, तो सब पे फायरवॉल लगाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर यहाँ पे जो राउटर है, मान लो अगर इसके अंदर ही इनबिल्ट फायरवॉल सिस्टम आ जाए, तो यानी ये जो राउटर है ये फायरवॉल का भी काम करे, जो फायरवॉल के अंदर मैलिशियस एक्टिविटी को चेक करना, ठीक है, एंड आपका डीप पैकेट इंस्पेक्ट करना, IDS हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें ये खुद से करे, डीडोस इंस्पेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें खुद से करे, ठीक है। एक्सेस लिस्ट तो इसके पास होती है, राउटर के पास एक्सेस लिस्ट तो हो ही हो, एक्सेस लिस्ट का प्रोविजन तो हो ही हो, साथ में ये फायरवॉल का भी काम करे, ठीक है। डीप इंस्पेक्शन हो गया, IDS हो गया, IPS हो गया, एंड डीडोस हो गया, DPI हो गया, डीप पैकेट इंस्पेक्शन हो गया, जो भी फायरवॉल्स का काम है ये सारे खुद से कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें खुद से कर रहा है तो ये कितना बढ़िया सॉल्यूशन है। तो जो हमारा SD-WAN का सॉल्यूशन है, ये क्या करता है, SD-WAN के जो राउटर्स होते हैं उसके अंदर इनबिल्ट फायरवॉल प्रोविजन होता है, यानी इस राउटर के अंदर ही सारे फायरवॉल के प्रोविजंस होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें खुद से कर रहा होगा, इसको अपनी हम जो भी पॉलिसीज़ होंगे वो सारी यहाँ पे मैच हो जाएंगी, यानी इस राउटर को अब वापस से डेटा सेंटर में पॉलिसी मैच करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये यहीं पे अपनी पॉलिसी को चेक करेगा और सीधा अपने क्लाउड पे चला जाएगा या इंटरनेट पे चला जाएगा। और हम इस पे एक्सेस लिस्ट भी बना सकते हैं, नेटिंग भी कर सकते हैं, कि अगर बाहर जाए, अगर कोई ट्रैफिक बाहर जा रहा है तो सिर्फ वही ट्रैफिक, उससे रिलेटेड ही ट्रैफिक अंदर आएगा, बाकी की चीज़ें कोई भी अदर अंदर नहीं आएंगी। यानी अगर बाहर से कोई मैलिशियस एक्टिविटी अंदर आने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे फायरवॉल प्रोविजन ऑलरेडी है, राउटर के अंदर ही इनबिल्ट है। तो ये यहाँ पे सारी सिक्योरिटी डीप पैकेट इंस्पेक्शन होगा, और यह ऐप अवेयर राउटिंग भी सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें खुद से ही करेगा, इसको अलग से फायरवॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें इनबिल्ट फायरवॉल प्रोविजन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो DIA क्लाउड एक्सेस और सिक्योरिटी का है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इश्यू जो हमारा है वो है डिप्लॉयमेंट चैलेंज का। नेक्स्ट इशू जो हमारा था वो था डिप्लॉयमेंट चैलेंज का, राइट। डिप्लॉयमेंट चैलेंज में क्या इशू आ रहा था, मान लीजिए हमने कॉर्पोरेट में एक राउटर को कॉन्फ़िगर किया, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। अब उसको हमने कॉन्फ़िगर करके कहाँ भेज दिया, चेन्नई वाली ब्रांच में भेज दिया, कि वहाँ पे ब्रांच में जब ये राउटर को वैन मिलेगा तो उसके बाद ये हमारे पास इसका एक्सेस आ जाएगा हमारे पास, और जो लैंड साइड की राउटिंग है वो भी परफॉर्म होने लग जाएगी, राइट। अब हुआ कि जब इस पे यहाँ पे इस ब्रांच पे ये राउटर को डिप्लॉय किया गया और इसको वैन जब प्रोवाइड किया गया यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू में भी, तो इसका एक्सेस आया ही नहीं। नेटवर्क जो कॉर्पोरेट में नेटवर्क इंजीनियर था उसके पास इसका एक्सेस आया ही नहीं। अब मान लो इस नेटवर्क इंजीनियर ने यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या कंसोल मिल सकता है। अब उनको पता ही नहीं है कंसोल केबल क्या होती है, क्योंकि टेक्निकल है ही नहीं वो। तो ये इस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नेटवर्क इंजीनियर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है नेटवर्क इंजीनियर का, राइट। इन सबको बताने में कि कंसोल क्या है, कैसे एक्सेस देना है, रिमोट कैसे देना है चीज़ों का। तो ये बहुत हेडेक वाला काम हो जाता है डिप्लॉयमेंट में। मे बी अब यहाँ से कोई नेटवर्क इंजीनियर जाए, या ये खुद नेटवर्क इंजीनियर यहाँ चेन्नई जाए, तो मान लो एक साइट को अगर अप करना है और इस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं, तो मान लो 20 डेज तक एक साइट को लग जाते हैं अप होने में। अगर ये 20 डेज लग रहे हैं एक साइट को होने में, तो मान लो अगर 100+ साइट्स को अगर हमें करना है, अप करना है, एक्टिव करना है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिप्लॉयमेंट चैलेंज भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये नेटवर्क इंजीनियर जो हैं इस टाइम पे वो फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ इन सब चीज़ों को। कई बार मैं भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, तो वो उनका एक्सेस नहीं आता या ठीक से नहीं हो पाता, राइट। तो ऐसा कुछ प्रोसेस हो कि राउटर बस हम जब यहाँ पे लगाएं, ये खुद से ही सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर ले, एकदम फ्रेश राउटर हम यहाँ पे लगाएं, सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुद से ही फैच कर ले, ठीक है। एंड खुद से ही अपनी राउटिंग स्टार्ट कर दे लैंड साइड पे, और ये इसका एक्सेस भी हमारे पास आ जाए, और हमें इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करना ही ना पड़े, मैनुअल कुछ कॉन्फ़िगर करना ही ना पड़े,
ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा कुछ आ गया तो प्रॉब्लम, मतलब लाइफ ही शॉर्ट हो जाएगी एक नेटवर्क इंजीनियर की। तो मतलब चीज़ें बस सिर्फ 20 डेज के 20 मिनट्स में सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ही यहाँ राउटर लगाया, उसको वैन एक्सेस मिला, DHCP से इसको IP मिला, IP मिलते ही इसने सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस फेच कर ली, राइट। ऐसा अगर कुछ प्रोसेस आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा नेटवर्क इंजीनियर को। और वो प्रोसेस SD-WAN सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है। SD-WAN सॉल्यूशन के अंदर ZTP और PNP प्रोसेस होता है, राइट। ZTP यानी ज़ीरो टच प्रोविजन, ज़ीरो टच प्रोविजन। और एक होता है PNP प्रोसेस, PNP मतलब प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। अब ये प्रोसेस क्या करते हैं, जैसे ही आपने एक, ये मान लो आपकी साइट है, यहाँ पे जैसे ही आपने राउटर को, SD-WAN राउटर को जैसे ही आप डिप्लॉय करोगे, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे वैन जैसे ही दिया इंटरनेट से, अब वैन से जैसे ही इसको DHCP से IP मिलेगा, ठीक है, ये अपने आप ही सारी कॉन्फ़िगरेशंस फेच कर लेगा, ठीक है। मान लो हमने कहा था एक स्मार्ट डिवाइस है इसके पास, हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था, एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि कैप्चर कर रहा था सारी चीज़ों को, ठीक है। अब ये स्मार्ट डिवाइस के पास कम्युनिकेट कर लेगा और अपने आप ही सारी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस नेटवर्क इंजीनियर ने स्मार्ट पे डाली होंगी, वो सारी अपने आप से ही फेच कर लेगा। नेटवर्क इंजीनियर को एक एक राउटर पे जाकर मैनुअल चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो मतलब सबसे बहुत बढ़िया प्रोसेस लगता है मुझे SD-WAN का, ज़ीरो टच प्रोविजनिंग एंड प्लग एंड प्ले। इसके थ्रू सिर्फ 10 to 20 मिनट्स के अंदर ही एक साइट आराम से अप हो जाती है, जहाँ कहाँ 20 डेज 30 डेज लगते थे, सारी चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती थी। ये बस आपको फ्रेश राउटर लगाना है और ये सारी चीज़ें कर लेगा। वो हम बाद में डीप ड्राइव करेंगे सारी चीज़ों को कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट चैलेंज के लिए इसने ZTP और PNP प्रोसेस को चूज़ किया है, किसने, SD-WAN सॉल्यूशन ने, राइट। अब हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जो हमारी थी वो है एनालिसिस एंड मैनेजमेंट की, राइट। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम था वो था एनालिसिस एंड मैनेजमेंट का, राइट। इसमें क्या हो रहा था इशू, एनालिसिस में क्या है, हमें इन सारे लिंक्स को कैप्चर करने के लिए कौन सा नोड डाउन हुआ है, कौन सा वैन डाउन हुआ है, कौन सा लिंक डाउन हुआ है, किस पे क्या कंजेशन चल रहा है, किस पे क्या कनेक्टिविटी है, इन सबको चेक करने के लिए हमें मे बी हमने कोई टूल यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है, कोई NMS हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर ही इतने सारे वैन हैं। मान लो अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, यानी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो उसके अंदर तो और भी ज़्यादा वैन लिंक्स हो जाएंगे। मान लो इन 3-4 ब्रांचेस के अंदर ही 10 लिंक्स बन रहे हैं, 10 वैन लिंक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिंक्स अगर इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास 100+ साइट्स हैं, तो उसके अंदर तो बहुत सारे वैन लिंक्स बन जाएंगे, राइट। तो उन सबको मैनेज करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है, कुछ चेंजेस करना, तो उसके लिए तो आपको पूरी एक टीम हायर करनी पड़ेगी मॉनिटर के लिए, क्योंकि एक नेटवर्क इंजीनियर तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें भी बजट जाएगा आपका, ठीक है, आपको टीम हायर करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड NMS आपको लेना पड़ेगा अलग से, इसकी अलग से पेमेंट जाएगी मंथली, जो भी आप पे करोगे NMS को, ठीक है। और अगर आपको किसी भी ब्रांच के अंदर, मान लो इस ब्रांच के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, लैन साइड पे कुछ IP में चेंजेस करने हैं, राउटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, तो अभी तो अगर एक ब्रांच में करने हैं तो नेटवर्क इंजीनियर इसको टेलनेट करेगा, राइट। एंड इसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर देगा और सेव कर देगा। मगर अगर यही सेम चेंजेस आपको 100+ साइट्स में करने हो, फिर तो ये 3 नेटवर्क इंजीनियर्स क्या, 30 भी आ जाएंगे तो भी एक दिन में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 100+ करने हैं या 200 करने हैं, 500 ब्रांचेस में करने हैं, तो बहुत चैलेंजिंग है। एंड बहुत सारा टीम चाहिए होगी आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए, बहुत सारा टाइम चाहिए होगा अगर आपके पास टीम बड़ी नहीं है तो, ठीक है। तो एनालिसिस का इशू है, एनालिसिस आपको मे बी एक एक आपने NMS लिया है, मान लो इसमें इतनी, इस मशीन के अंदर जिसमें आपने इसको डिप्लॉय किया है उसके अंदर इतनी मतलब उसके CPU इतना है ही नहीं कि वो 500+ डिवाइसेस को एक साथ मैनेज कर पाए। इसलिए मान लो आपने 3-4 NMS ले रखे हैं, ठीक है। अब 3-4 NMS को 3-4 अलग अलग लोग मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक एक जगह पे नहीं है, एक सेंट्रलाइज जगह पे नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज नहीं है। मैं कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा कि सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, हमें इसका मैनेजमेंट सेंट्रलाइज चाहिए, राइट। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए SD-WAN ने क्या सॉल्यूशन निकाला है, सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास, यानी SPOG। अभी SPOG क्या करता है, मान लो आपके पास
जैसे एक स्मार्ट डिवाइस था, हमने अभी पहले पढ़ा था, ठीक है, ऐसी एक मैनेज डिवाइस है। हम पढ़ेंगे बाद में मैनेज डिवाइस कौन सा है और स्मार्ट डिवाइस कौन सा है, ठीक है। एक मैनेज डिवाइस है जो क्या कर रहा है कि आपको एक सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक सिंगल ही डैशबोर्ड है। इस सिंगल डैशबोर्ड के अंदर ही आपकी जितनी भी साइट्स हैं उनके वैन आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। जितने भी नोड्स हैं, यानी जितने भी वैन हैं, ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, इन सबको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। सारा एनालिसिस कर सकते हो, कौन सा डाउन है, कौन सा अप हुआ, कौन सा फुल्ली अप है, किसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। एंड आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं किसी साइट पे या लैन साइट पे कुछ राउटिंग के अंदर चेंजेस करने हैं, तो आप सारी सारी साइट्स के अंदर, मान लो आपके पास 500 प्लस साइट्स हैं, आपको बस एक टेम्पलेट बनाना है। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो आपने एक टेम्पलेट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। आपने एक टेम्पलेट बनाया और आपने इसको क्या किया, 500 प्लस साइट्स पे पुश कर दिया सेलेक्ट करके, ठीक है। और ये विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपकी 500 साइट्स पे चेंजेस हो जाएंगे। कहाँ आपको एक साइट को करने में मैनुअल 10 मिनट लग रहा था, वहाँ आपको 10 मिनट के अंदर 500 प्लस साइट्स सारी सब पे जो भी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करनी है वो तुरंत चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है, एक मैनेज डिवाइस की वजह से। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर एक मैनेज डिवाइस है जो कि आपको सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास, एक ही एक ही सेंट्रलाइज जगह से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। एक ही प्लेन से आप सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे इस मैनेज डिवाइस की हेल्प से, ठीक है। तो ये था आपका सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो कि SD-WAN ने दिया। एप्लीकेशन के लिए ऐप अवेयर राउटिंग, DIA एंड क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी के लिए इनबिल्ट फायरवॉल प्रोविजन दे दिया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट चैलेंज के लिए ZTP एंड PNP प्रोसेस दे दिया, ठीक है। और मैनेजमेंट एंड एनालिसिस के इशू के लिए आपको सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास यानी SPOG एक मैनेज डिवाइस दे दिया। इसको वी मैनेज कहते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं कंट्रोलर्स के नाम नहीं ले रहा, टर्म्स, अभी हम सारी चीज़ों को टर्म्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी अभी ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जितनी भी इश्यूज हैं, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। ओके। तो हाँ, अभी अगर हम अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, जो SD-WAN पर अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी भूल जाओ कि ये एक वेंडर स्पेसिफिक है, भूल जाओ कि सिस्को का है। अभी जो हम ये SD-WAN सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये एक वेंडर फ्री, यानी किसी वेंडर पे डिपेंडेंट नहीं है अभी ये, ठीक है। मैंने कभी किसी भी डिवाइस की बात नहीं करी है, ठीक है। ना ही मैंने अभी सिस्को का नाम लिया है कि सिस्को की कौन सी टर्म यूज़ हो रही है। मैंने तो बस अभी बताया कि हम SD-WAN पढ़ रहे हैं, SD-WAN कैसे काम कर रहा है, राइट। ये SD-WAN वर्सा का भी हो सकता है, ठीक है, FortiGate का भी हो सकता है, ठीक है। एंड आपका सिस्को का भी हो सकता है, जूनिपर का भी हो सकता है, हुआवे का भी हो सकता है, राइट। ये आपके सारे जितने भी वेंडर्स हैं, ये इसी अप्रोच को यूज़ करते हैं, ठीक है। अप्रोच सबकी सेम है। अगर आपने इन अप्रोच को सेम कर लिया, उसके बाद सबकी कमांड लाइन को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो तो आप डेटा शीट डाउनलोड करोगे, सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि किस तरीके से करना है। अगर आपको ये डीपली प्रोसेस पता चलेगा कि किस तरीके से कर रही हैं चीज़ें काम, तब आप और भी अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ पाओगे, राइट। तो अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं, एक दो क्लासेस और हम जो पढ़ेंगे, उसमें भी हम SD-WAN को अच्छे से ब्रेक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी किसी अभी वेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगी, ठीक है। जब हम डिवाइसेस के नाम लेंगे, ठीक है, जब हम डिवाइसेस को बताएंगे कि कौन सा डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हाँ, हम सिस्को को ऐड कर रहे हैं कि सिस्को का कैसे SD-WAN सोल्यूशन काम करता है। हम नो डाउट हम सिस्को का ही पढ़ेंगे आगे, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लैब्स वगैरह सब सिस्को की करेंगे। बट सबके पीछे जो प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है, ये सबका सेम ही है। चाहे सिस्को का हो, FortiGate का हो, जूनिपर का हो, हुआवे का हो, वर्सा का हो, जिसका भी हो, ठीक है, सबका प्रोसेस जो है वो सेम ही है। इसी तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे। बस डिवाइसेस चेंज हो जाते हैं और उनका GUI चेंज हो जाता है, CLI चेंज हो जाता है, ठीक है, और कुछ प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाती हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहता है, राइट। तो अगर हम इसको देखें कि पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, राइट। अगर हम अब इस अप्रोच को देखें, हमने लास्ट अप्रोच को देखा था, अगर हम इसको समराइज़ करें तो ये कैसा दिखेगा। अगर आप इसको समराइज़ करोगे तो ये अब इस तरीके से दिख रहा है, राइट। अभी क्या है, अगर आप आपकी किसी भी साइट को, किसी भी रिमोट साइट को
कुछ भी एक्सेस करना है आफ्टर एसडी वैन, जब हमने पहले क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल वैन के अंदर सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी थी, अब इसके अंदर डिसेंट्रलाइज कनेक्टिविटी है। यस, हमें कनेक्टिविटी डिसेंट्रलाइज चाहिए, ठीक है, कनेक्टिविटी हमें सेंट्रलाइज नहीं चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एनालिसिस जो है वो सेंट्रलाइज चाहिए, वो हमें एक सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास पे चाहिए, बट हमें जो कनेक्टिविटी है वो डिसेंट्रलाइज चाहिए। तो इस चीज़ का, इन डिफरेंस का ध्यान रखना, राइट, क्योंकि सेंट्रलाइज के अंदर हमने पढ़ा था क्या इश्यूज थे, सेंट्रलाइज के अंदर ये इश्यूज थे, जब सारी चीज़ें एक जगह सेंट्रलाइज हो रही थी, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज आ रहे थे, हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। बट हमें जब डिसेंट्रलाइज किया एसडी वैन के थ्रू तो कैसा हुआ, अभी देखते हैं। मान लो ये आपके रिमोट साइट्स थी, ब्रांचेस थी आपकी, राइट, ये आपकी ब्रांचेस थी। अगर अभी ब्रांच को, ठीक है, अगर ब्रांच को ब्राउजिंग करनी है तो अब ये क्या करेगी, ये डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू जाके ब्राउजिंग कर लेगी, राइट। अगर इसको क्लाउड पे मान लो हमने ऑफिस 365 हमने डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, अगर इसको पावर पॉइंट वहाँ पे एक्सेस करना है इस ब्रांच को, तो अब ये डेटा सेंटर पे नहीं जाएगी, ये जो DC2 लिखा हुआ है, ये DC यानी क्लाउड पे DC जो बना हुआ है, हमारा डेटा सेंटर बना हुआ है, ठीक है, अब ये सीधा इस क्लाउड के अंदर जाएगी, राइट, और यहाँ से अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएगी। अगर इसको डेटा सेंटर में ही जाना है, मान लो डेटा सेंटर में भी आपने सर्वर लगा रखे थे, होस्टिंग कर रखी थी cisco.com की, याद है, ठीक है, अगर आपको डेटा सेंटर में ही जाना है तो अब ये फिर डेटा सेंटर जाएगा और अपनी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। यानी डिसेंट्रलाइज के अंदर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, डायरेक्ट क्लाउड एक्सेस हो रहा है, और अगर हमें डेटा सेंटर को ही एक्सेस करना है तो वो भी हम कर पा रहे हैं। यानी हर चीज़ के अपना अपना नेक्स्ट हॉप है, इंटरनेट पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप अलग है, ठीक है, नेक्स्ट हॉप अलग है, और क्लाउड पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप अलग है, ठीक है, मे बी सेम भी हो सकता है दोनों का, और आपका डेटा सेंटर जाने के लिए नेक्स्ट हॉप डिफरेंट है, ठीक है, सेम भी हो सकता है, वो आपकी राउटिंग पे डिपेंड करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे राउटिंग करनी है, ठीक है। अगर मान लो कि ये नेक्स्ट हॉप अगर मान लो कि ये डेटा सेंटर ही अनरीचेबल हो जाए, ठीक है, तो आप बस cisco.com इस होस्टिंग को एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने डेटा सेंटर, क्लाउड डेटा सेंटर को एक्सेस कर पाओगे, आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। यानी अगर आपका डेटा सेंटर इस सिचुएशन में बंद हो जाता है तो आपकी रिमोट साइट जो है वो ठप नहीं होंगी, शट नहीं होंगी। लेकिन पहले वाले में ऐसे ही हो रहा था, पहले वाले में क्या हो रहा था, जैसे ही अगर ये डेटा सेंटर बंद हो जाता है तो आप किसी भी इनमें से किसी भी एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी होने की वजह से था, जो कि डेटा सेंटर हमारा सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी का हब बन रहा था, राइट। बट आफ्टर SD-WAN सॉल्यूशन हर चीज़ डिसेंट्रलाइज हो गई है, सेपरेट हो गया है, इंटरनेट आपका सेपरेट हो गया है, क्लाउड पे जाने का सेपरेट हो गया है, और डेटा सेंटर आने का सेपरेट हो गया है। तो ये था SD-WAN किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ये मैं आपको एक और ये चीज़ दिखाता हूँ, ट्रेडिशनल वर्सेस सॉफ्टवेयर डिफाइंड, राइट। अब आप डिफरेंस समझिए इसके अंदर। डिफरेंस क्या है, ठीक है, हो क्या रहा था, ये ट्रेडिशनल नेटवर्क है, इस तरफ ये ट्रेडिशनल नेटवर्क है सारा, और ये आफ्टर सॉफ्ट जब हमने इसको SD-WAN पे शिफ्ट कर दिया, ये आफ्टर सॉफ्टवेयर डिफाइंड, राइट। पहले क्या हो रहा था, पहले जो हमारा मैनेजमेंट था वो डिसेंट्रलाइज था, यानी हर डिवाइसेस पे आपको इंडिविजुअल जाना है, फायरवॉल पे इंडिविजुअल जाना है, फायरवॉल की पॉलिसीज अलग बन रही हैं, ठीक है, लैन साइड की चीज़ें अलग से कॉन्फ़िगर हो रही हैं, ठीक है, वैन साइड की चीज़ें अलग से कॉन्फ़िगर हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज है, मॉनिटरिंग कहीं और हो रही है, मॉनिटरिंग किसी और डिवाइस पे हो रही है, सारी सारी चीज़ें की टीम अलग अलग है, ठीक है। यानी जो मैनेजमेंट था वो डिसेंट्रलाइज था। बट आफ्टर आफ्टर सॉफ्टवेयर डिफाइन, जब सॉफ्टवेयर डिफाइन पे हमने शिफ्ट कर दिया अपने वैन को, तब क्या हुआ, एक ही हमने SPOG पढ़ा, सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास पे सारी चीज़ें आ गई, एक ही जगह से हम कॉन्फ़िगरेशंस भी कर रहे हैं, 100+ साइट्स में एक साथ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। ZTP प्रोसेस भी चल रहा है, ये भी हम यहीं से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने मैनेज डिवाइस से, ठीक है। और एनालिसिस, ये भी सारी यहीं से हो रहा है, एनालिसिस भी सारा इसी डिवाइस से हो रहा है, ठीक है। यानी जो सारी और अगर हमें लैन साइड में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है,
लैन साइड में जो चेंजेस करने हैं वो भी हम यहाँ से कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी सारी चीज़ें हमें एक सिस्टम के अंदर आ गई हैं, यानी एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के अंदर आ गई है। पहले कैसा था, पहले डिसेंट्रलाइज था मैनेजमेंट, यानी SD-WAN क्या करता है, मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज मैनेजमेंट शिफ्ट कर देता है, राइट। और कनेक्टिविटी के साथ क्या करता है, पहले कनेक्टिविटी सेंट्रलाइज थी, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी सेंट्रलाइज्ड। यानी अगर रिमोट साइट्स को कहीं भी कुछ भी एक्सेस करना है इन एप्लीकेशंस में, राइट, अगर इसमें कुछ भी एक्सेस करना है तो पहले वो डेटा सेंटर जाएंगी, डेटा सेंटर इनका सेंट्रलाइज हब है। अब डेटा सेंटर इनको यहाँ रीडायरेक्ट करेगा आफ्टर पॉलिसी चेक करके, ठीक है। यानी इसके अंदर कनेक्टिविटी सेंट्रलाइज है, ठीक है। अब SD-WAN आने के बाद क्या हुआ, SD-WAN ने कनेक्टिविटी डिसेंट्रलाइज कर दी। डिसेंट्रलाइज कैसे कर दी, इन्होंने क्या किया, साइट्स को अगर डेटा सेंटर जाना है तो वो जा ही सकती है, उसके लिए नेक्स्ट हॉप अलग है, ठीक है। अगर उसको क्लाउड पे जाना है तो वो अलग से जा सकता है, उसके लिए नेक्स्ट हॉप अलग है, मे बी ट्रांसपोर्ट भी आप अलग चूज कर पाओ, ठीक है। अगर इंटरनेट पे जाना है उसके लिए ट्रांसपोर्ट और नेक्स्ट हॉप अलग हो सकता है। यानी इसने क्या किया, SD-WAN आने के बाद डिसेंट्रलाइज मैनेज को सेंट्रलाइज मैनेज कर दिया और सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी अपोजिट कर दिया। इस तरीके से इसने इस सॉल्यूशन को इतना एफिशिएंट बना दिया, इस प्रॉब्लम को एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया, राइट। तो इस तरीके से हमने पढ़ा ट्रेडिशनल राउटिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन राउटिंग, ठीक है। ये डिफरेंस था मोटे मोटे तौर पे कि ऐसे ये अप्रोच लेता है SD-WAN सॉल्यूशन, इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करता है, ठीक है। ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, नेक्स्ट क्लास में हम और डीपली पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, हम ब्रेक डाउन करेंगे SD-WAN को, किस तरीके से SD-WAन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और जब हम डिफरेंट पार्ट्स को एक जगह पे ले आएंगे, मिक्स कर देंगे, तो वो हमारा SD-WAN सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो SD-WAN को हम बहुत डीपली आगे भी पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।